गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नए टॉपिक की ओर जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नए टॉपिक की ओर हम लोग जाएंगे, नए चीज़ पढ़ेंगे आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ, आज हम इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या होता है कूलॉम्स लॉ, ये पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ। चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इजी भी है, ठीक है ना। बहुत इजी, बहुत सरल, बहुत सिंपल है, समझना बहुत ही आसान है। किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को। चलिए तो समझें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे पहले पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। ओके, चलिए। तो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है, चार्ज। अब फोर्स यानी कि ऐसा फोर्स जो किसके बीच में लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज के बीच में लगेगा। हम पहले बोले थे ना कि चार्ज जो होता है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो कितना से अट्रैक्ट करेगा, कितना से रिपेल करेगा, कैसे पता चलेगा, कितना फोर्स से। अब उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसा प्रकार का फोर्स है जो चार्ज के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है दोस्त, चार्ज के बीच में लगेगा। द फोर्स lie between electricity, that force is called electric force. ओके, चलिए तो लिखेंगे the force which act between charges, जनरली आप लोग 2 यूज करते हैं, 2 चार्जेस। दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए, और आगे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है दोस्त, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है मेरे दोस्त, कंजर्वेटिव। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये कंजर्वेटिव क्या होता है, क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा कि वैसा प्रकार का फोर्स जिसके द्वारा राउंड ट्रिप में वर्क 0 हो जाए, उसी को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क राउंड ट्रिप में 0 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल इन नेचर होता है, मतलब सेंटर से क्रॉस करता है। जैसे हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक बॉडी है, एक बॉडी ये है, इसके ऊपर मान लेते हैं कि माइनस चार्ज है और इसके ऊपर मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है। ओके, तो जो फोर्स लगेगा इसके बीच में अट्रैक्शन, वो इसके बीच से क्रॉस करेगा। कहाँ से, बीच से। अब बीच में क्या होता है, सेंटर, यानी कि जो फोर्स सेंटर से क्रॉस कर जाएगा उसको सेंट्रल इन नेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रल इन नेचर। सेंट्रीपिटल मत समझिएगा, सेंट्रीपिटल सेंटर के तरफ लगता है, ये सेंटर से क्रॉस कर रहा है। ओके, चलिए। The electric force is a
इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए सेंट्रल इन नेचर, सेंट्रल इन नेचर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या क्या? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। या तो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? चलिए, तो इसको राइट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए, ठीक है, लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कौन लॉ? कूलॉम्स लॉ। तो ध्यान दीजिए क्या कहता है कूलॉम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आता भी है बोर्ड में, इससे बहुत क्वेश्चन भी आएगा। कहता क्या है कूलॉम्स लॉ कि ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स आपने कह दिया, लेकिन दो चार्ज के बीच में आखिर फोर्स लग कितना रहा है? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ा कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन दोस्त बताओ तो जरा आखिर ये फोर्स होता कितना है? कैसे निकालेंगे कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? उसके लिए आए कूलॉम्स। उन्होंने दुनिया को बताया कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। कौन बताए? कूलॉम्स ने बता दिया कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बताया, कूलॉम्स लॉ बताएं कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वह इलेक्ट्रिक फोर्स उन दोनों चार्जों की मैग्नीट्यूड के गुणनफल के या मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं समझ में आया? नहीं ना? चलिए हम लिखते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। पहले हम इस बात को लिखते हैं, फिर समझाएंगे। According to Coulomb's law, electric force between two charges is directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to a square of separation between them। देखिए क्या बोले इन्होंने, बोले अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कि किसके अनुसार? कूलॉम्स के अनुसार। कूलॉम्स एस मतलब नियम होता है, ओके? एस मतलब का, एस मतलब का, तो कूलॉम्स का नियम, एस मतलब का। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, यानी दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी सपोज कर लीजिए यहाँ पे दो चार्ज है, ठीक है ना, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे Q1 है यहाँ पे Q2 है, और इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं स्मॉल r है, ठीक है ना। तब इन्होंने बताया कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, आप कहेंगे दोनों प्लस है कि दोनों माइनस, दोस्त दोनों प्लस रहेगा रिपल्सन होगा, दोनों माइनस रहेगा रिपल्सन होगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा अट्रैक्शन होगा। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान दीजिएगा, वो लगेगा F, ये इसको क्या बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। तो प्रोडक्ट मतलब गुना और मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, तो Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, हो गया ना। चलिए इन दोनों को मान लीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बोल लीजिए, नहीं ना, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ओके। चलिए हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए कंबाइन कीजिए। कंबाइन मतलब समझते हैं, दोनों को मिलाइए, जो मिल रहा है वो भी लिखाएगा, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखेगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंबाइनिंग, इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंबाइन कर देंगे तो F क्या हो जाएगा, कंबाइन मतलब यूनियन, जो मिल रहा है वो भी, जो ना मिल रहा है वो भी। Q1 आप मैग्नीट्यूड हटा भी सकते हैं, ओके, आप मैग्नीट्यूड हटा भी सकते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मॉड का साइन अब आप हटा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मॉड कभी भी माइनस नहीं देता, वो प्लस देता है। तो यहाँ पे यदि माइनस भी होगा तो क्या बना दिया होगा, प्लस बना दिया होगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ऑलवेज प्लस। अब यहाँ पे क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोस्त कि जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, जितना ये घटेगा ये भी घटेगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा। दोनों को बराबर करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो हम बताते हैं क्लास 11 बहुत अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे F बराबर एक कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लीजिए आ गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आ गया, ओके। इसको मिटा दे सकते हैं, मिटा दीजिए इसको। चलिए अब क्या हुआ, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब क्या इसको K को क्या बोलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, जब जब इस साइन के बदले इस साइन का यूज करेंगे, जब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले इक्वल साइन का यूज करेंगे, तब तब एक कांस्टेंट आएगा, तब एक कांस्टेंट आएगा। जब जब इस साइन के बदले हम इस साइन का यूज करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले हम इक्वल साइन का यूज करेंगे, तब एक कांस्टेंट आएगा। और उस कांस्टेंट का अपना एक नाम होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्यों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद कांस्टेंट आया है, इसलिए उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा आएगा और सबको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन तब हमको कैसे पता चलेगा आप किस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, नहीं पता चल पाएगा। सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बहुत बार आएगा, बहुत बार किए भी है। तो सिर्फ एक नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट काम नहीं चलेगा। हम सब आदमी हैं, आदमी का अपना अपना नाम होता है, से आदमी का नाम नहीं रहेगा तो हम कैसे किसी को बुला सकते हैं, बुला पाएंगे, नहीं बुला पाएंगे। आदमी तो सब जानते कि आदमी है, लेकिन कौन सा आदमी की बात कर रहे हैं आप, उसका नाम बताइए। तो उसी तरीके से कौन सी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, उसका नाम बताइए। तो मेरे दोस्त
जिस टॉपिक में आप कांस्टेंट लाते हैं उस टॉपिक में अपना उस कांस्टेंट का नाम होता है। इस टॉपिक में कांस्टेंट का नाम कूलॉम्स कांस्टेंट दिया जाता है। कौन कांस्टेंट? कूलॉम्स कांस्टेंट दिया जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि कूलॉम्स पढ़ रहे हैं, कूलॉम्स का नियम पढ़ रहे हैं, इसलिए कूलॉम्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर K is proportionality constant, which is known as Coulomb's constant। which is known as Coulomb's constant। आप ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है एग्जाम में, कि बताइए कूलॉम्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। कूलॉम्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हम पहले बताए हैं, यूनिट हो, डायमेंशन हो, इसको निकालने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक फार्मूला आना चाहिए आपको। जब तक फार्मूला नहीं आएगा मेरे दोस्त, आप यूनिट और डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। जब तक फार्मूला नहीं आएगा नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले इसका फार्मूला निकाल लीजिए। तो के बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ से जो के बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका के इक्वल टू एफ ई नीचे है, सामने एफ के ऐसे मत लिख लीजिएगा, एफ ई ऐसे मत लिख लीजिएगा, नीचे में है ई, ओके, नीचे में है एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक, एफ मतलब फोर्स। तो एफ ई आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। चलिए तब इसका यूनिट निकाल लेते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के, देखिएगा ये क्या है, फोर्स। कोई भी फोर्स हो मेरे दोस्त, उसका यूनिट न्यूटन ही होगा, ओके। तो कोई भी फोर्स उसका यूनिट न्यूटन, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन एन हो गया। डिस्टेंस है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, ये क्या है आपका चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या बताएं, कूलॉम। तो यहाँ भी कूलॉम, यहाँ भी कूलॉम, तो कूलॉम का क्या होगा, कूलॉम स्क्वायर हो गया ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ओके। चलिए अब इसका डायमेंशन क्यों जाते हैं। डायमेंशन ऑफ के, चलिए उसी तरीके से डायमेंशन फोर्स का क्या होता है, MLT-2 होता है, MLT-2 होता है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में क्या है, चार्ज है, चार्ज का IT या AT जो लिखना लिख लीजिए, AT गुने AT होगा क्योंकि दो गो है। यहाँ पे ML के गो, एक यहाँ पे दो गो यहाँ पे, तो L3 हो जाएगा, ML3 T-2। एक कितना है, A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। एक T दो T ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे T-2, यहाँ पे T-2। आप जानते हैं ना, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कर दीजिए ML3 T-4 A-2। आई इसको बड़ी ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि डायमेंशन को यही रूल है कि उसको बड़ी ब्रैकेट में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं ना। ठीक है, तो आगे बढ़े, लिख लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ है, ओके। चलिए अभी इसके अब जो हम आगे जो काम करेंगे वो ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या आएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। आपको जो कूलॉम्स लॉ जो 2 नंबर में पूछता है वो बस इतना पूछेगा कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है,
तो कूलम्ब्स लगे उसका जो हम बोले स्टेटमेंट लिखे वो लिख दीजिएगा और यहाँ तक बस लिख दीजिएगा। कहाँ तक? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इससे ज़्यादा कूलम्ब्स लॉ में लिखा नहीं जाता। यूनिट डायमेंशन ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है मेरे दोस्त, वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बताएंगे, ना पूछेगा ना बताएंगे। चलिए अब आइए इसी में आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए के जो होता है उसको कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं और इसका वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई एप्सिलॉन के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है दोस्त। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये क्या होता है देखते हैं क्या होता है। जो 4 कांस्टेंट, पाई का वैल्यू कांस्टेंट, ये एप्सिलॉन क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। शायद यहाँ पे मीनिंग में थोड़ा ये होगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा एप्सिलॉन हुआ। और ये एप्सिलॉन को बोलते क्या है? ये नाम हुआ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को बोलते क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। आप कहेंगे ये क्या होता है मेरे दोस्त? देखिए इसका नाम से पता चल जाएगा। इसको एप्सिलॉन के नाम से पुकारेंगे और इसको बोलते क्या? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। देखिएगा होता क्या है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, परमिट, परमिट मतलब परमिशन। जैसे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे तो आपको बिना परमिशन के अलाउ नहीं करेगा, परमिशन लेना पड़ेगा आपको। क्या हमको कहीं दूसरे कंट्री जाना है परमिशन लेना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये क्या? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटी यानी कि चार्ज का परमिट, किसका? मीडियम का। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम, मीडियम का परमिट किसके लिए? चार्ज के लिए। मतलब इसका मतलब समझिएगा, यहां पे ये हुआ कि यदि दो चार्ज है, यदि हवा में है, दोनों चार्ज का वैल्यू भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो हवा में फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं कि 10 न्यूटन हुआ। जब पानी में चले गए तब वही डिस्टेंस, वही चार्ज, फोर्स का वैल्यू चेंज कर गया। ऑयल में चले गए, वही चार्ज, वही दोनों के बीच का डिस्टेंस, वहाँ भी फोर्स का वैल्यू चेंज कर गया, तीनों की जगह अलग कर गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ध्यान से मेरी सुनिएगा बात। एफ ई बराबर होता है के Q1 Q2, और के की जगह क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए तो हम क्या बोल रहे हैं? दो चार्ज है, यहाँ पे ये दो चार्ज है, इसको हवा में रखें उतना ही दूरी पे, उतना ही दूरी पे पानी में रखें, उतना ही दूरी पे कोई ऑयल में रखें, तो सब में फोर्स का वैल्यू अलग अलग है। चार्ज सेम है यानी चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि सब सेम है तो कांस्टेंट हो गया। 4 पाई सेम कांस्टेंट हो गया, लेकिन फिर भी फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आया। तो कह रहे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, फिर फोर्स का वैल्यू काहे अंतर हो गया? अंतर हो गया इसके कारण। किसके कारण? इसके कारण। यही वो चीज है जो बताएगा कि किस मीडियम में चार्ज कितना इफेक्ट फैलाएगा। परमिशन लेगा मीडियम से कि बताओ भाई हम तुम में कितना परमिशन लें, हमें तुम में कितना इफेक्ट फैलाए। कौन बताएगा? एप्सिलॉन बताएगा। कौन बताएगा? एप्सिलॉन यानी कि परमिशन लेगा किससे? मीडियम से। किस लिए? अपना इफेक्ट फैलाने के लिए। ओके चलिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आप देखिएगा, सो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के की जगह क्या लिख देंगे?
4 पाई एप्सिलॉन गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिए? नहीं ना, आगे बढ़ें। चलिए, ये कोई भी मीडियम का हुआ, लेकिन हम लोग हवा की बात करते हैं। किसकी बात जनरली करेंगे? हवा की बात, एयर की बात करेंगे हम लोग। तो देखिएगा, एक चीज और बताइए, क्या यूनिट और डायमेंशन मीडियम पे डिपेंड करता है क्या? यदि यूनिट और डायमेंशन मीडियम पे डिपेंड करता तो सड़क पे चलने में SI यूनिट स्पीड होता, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, तो पानी में चलने में क्या होना चाहिए था? SI सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए या कुछ और, लेकिन मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि यूनिट और डायमेंशन जो होता है मेरे दोस्त, उसको मीडियम से मतलब नहीं होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो मीडियम का वैल्यू अलग हो सकता है, उस मीडियम में वैल्यू अलग हो सकता है मेरे दोस्त, लेकिन यूनिट और डायमेंशन चेंज नहीं कर सकता। चलिए, ठीक है, चलिए, तो हम लोग आगे आते हैं, लिखेंगे फॉर एयर, फॉर एयर या वैक्यूम, या फिर वैक्यूम की बात करते हैं। फॉर एयर या फिर वैक्यूम की बात करते हैं। एयर में एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट, बस वही है। लेकिन इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नहीं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर बोलेंगे, क्योंकि नॉट लगा दिए ना, तो इसलिए एयर हो जाएगा। इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर, ऑफ एयर क्या बोल देंगे? एयर बोल देंगे। ओके, चलिए, यहाँ तक हो गया होगा, आई होप। चलिए, अब आते हैं नौ। एयर की बात कर रहे हैं ना, एयर की बात कर रहे हैं। नौ, अब इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हवा में, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए? नहीं ना। चलिए, अब यूनिट निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का। किसका? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का? 9। SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, यहाँ से निकालेंगे। काहे लिए इतना दिमाग लगाएंगे दोस्त? हम अभी बताए हैं ना एक फार्मूला आपको, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन, बताया है ना। तो 4 पाई तो कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं। एप्सिलॉन तो K का डायमेंशन एप्सिलॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो इसमें प्लस है वो इसके लिए माइनस, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। चलिए देखिए, यानी कि एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? 1/K। 4 पाई को हटा दिए क्योंकि उसका यूनिट नहीं होता। तो एप्सिलॉन यहाँ पे देखिए 1/K। K का यूनिट अभी हम निकाले हैं, क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था। अब नीचे से ऊपर ले जाइए तो जो माइनस वो प्लस बन जाएगा। तो माइनस कौन है? कूलम। तो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, न्यूटन -1 हो जाएगा, मीटर -2 हो जाएगा। यानी कि यूनिट निकल गया क्या? कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ओके, चलिए अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। जो उसमें डायमेंशन का वैल्यू कितना आया था नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं क्योंकि निकालना सीखिए, रटना नहीं। जैसे देखिए वहाँ पे K का कितना आया था? K का देखिए F(r)² था, तो F यानी कि mLT-2 था। फिर L² आया, फिर क्या आया? T² A² आया। ये T² ऊपर जाएगा, mL3 हो जाएगा, T-4 हो जाएगा, A-2 होगा। इतना था ना, अब इतना था। हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर 1/K हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे 1/K कहेंगे। 4 पाई कहाँ गया? 4 पाई छोड़िए ना, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता।
के कांस्टेंट, वहाँ पे वो कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, m L3 T-4 A-2 मेरे दोस्त है, तो इसको ऊपर भेज दिए तो m-1 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, सॉरी A4 नहीं, A2 होगा, A क्या होगा 2 होगा और T4 होगा। जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस बन गया ना। चलिए तो लिख दीजिए m इनवर्स L-3 A² T4 मिला लीजिए एक बार, ठीक है ना। m-1 L-3 A² T4 बिल्कुल सही। चलिए ये क्या था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वो मीडियम के बताएगा कि कौन से मीडियम में चार्ज कितना इफेक्ट फैलाएगा। ओके चलिए राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सब हवा की ही बात कर रहे हैं। ओके हवा की ही बात कर रहे हैं, तो देखिएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसका क्या आया था यूनिट, लगा दीजिए, यूनिट क्या आया, कूलम स्क्वायर, न्यूटन -1 मीटर -2 आया ना। चलिए याद रखिएगा। अब आते हैं k का वैल्यू, तो k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई का वैल्यू 22/7 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू कितना, 9 इंटू 10 के पावर 9, यूनिट पुट कर दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ओके चलिए इतना हमारा ये वैल्यू याद रखिएगा, आपको पूछता है बोर्ड में। ओके ठीक है ना। 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 9 इंटू 10 की पावर 9 यूनिट के साथ याद रखेंगे वैल्यू, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, कूलॉम्स लॉ कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कुछ इसमें बाकी है। क्या अभी कुछ बाकी ये है कि हम हमेशा दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना हो तो कूलॉम्स लॉ हमेशा डायरेक्ट रूप से काम नहीं आएगा, इसका कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया का अपना एक लिमिट हुआ कि उसको उस साइड पाकिस्तान हो जाएगा, उस साइड नेपाल, उस साइड चाइना, अपना एक लिमिट है ना, उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से कूलॉम्स की कुछ लिमिट है, उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्या लिमिट है, तो ध्यान से सुनिएगा, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, वो रहेगा, उस लिमिट के अंदर रहेंगे तो आप कूलॉम्स लॉ यूज करेंगे, अदरवाइज आप कूलॉम्स लॉ यूज नहीं करेंगे। चलिए लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, पहला लिमिटेशन कहता है कि कूलॉम्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं दो चार्ज के बीच में, वो दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज, पॉइंट चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे फैला हुआ चार्ज नहीं होना चाहिए, पॉइंट में रहेगा, तभी कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं करेंगे। ओके चलिए तो लिखेंगे इट इज वैलिड फॉर only point charge, not valid for distributed charge, not valid for distributed
ओके, दूसरा देखिएगा, इन्होंने बोला कि दो चार्ज के बीच में हम इलेक्ट्रिक फोर्स तभी बता पाएंगे जब वो दोनों चार्ज रेस्ट में रहेगा। हम दो कूलॉम्स का कहना था मेरे दोस्त कि दो चार्ज के बीच में हम इलेक्ट्रिक फोर्स तभी बता पाएंगे जब वो दोनों चार्ज रुका हुआ रहेगा, ओके, रेस्ट में रहेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा देखिएगा, both charges are at rest। समझ में आया ना? यानी लिमिटेशन दो हुआ, यानी कि कूलॉम्स के केस में चार्ज दोनों रुका हुआ रहेगा और वो दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज रहेगा, ठीक है ना। चलिए, हो गया। एक और आता है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, चलिए लिख देते हैं यहीं पे हम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछा हुआ भी है, बोर्ड में पूछता भी है। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं। अरे एकदम सिंपल है, ये एक प्रकार का रेशियो है। किसका? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर। हो गया, तो लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ It is the ratio of electric permittivity of any medium to the electric permittivity of air। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर, ओके, यही हो गया। एप्सिलॉन आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला हो गया, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया ना। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा? कहीं कुछ नहीं, जिसका जितना यूनिट ऊपर में उतना यूनिट नीचे कैंसिल, जितना डायमेंशन ऊपर उतना डायमेंशन कैंसिल। हो गया ना। चलिए तो लिख लीजिए इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो लिख लीजिएगा इट इज यूनिटलेस एंड एज वेल एज डायमेंशनलेस, एज वेल एज डायमेंशनलेस। ना तो इसका यूनिट होगा और ना ही डायमेंशन होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा आया एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन बराबर आप निकाल सकते हैं, क्या होगा? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, होगा ना। चलिए तो बताइए एफ ही बराबर क्या बताए थे किसी भी मीडियम के लिए? फॉर एनी मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बताए थे ना। तो एप्सिलॉन की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एनी मीडियम के लिए निकला, एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। किसी भी मीडियम की बात कर सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन कोई भी मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और पूछेगा कि बताइए हवा यानी एयर और वैक्यूम का रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितना होता है। तो फॉर एयर या वैक्यूम एप्सिलॉन आर, बताइए एप्सिलॉन आर होता है क्या, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। अब बताइए ये तो हवा तो है ही, ये क्या है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किस मीडियम की बात कर रहे हैं, एयर की, तो यहाँ भी नॉट लगा देंगे और नॉट कैंसिल हो जाएगा सब, यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। यानी याद रखिएगा हवा और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आया समझ में या नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। चलिए तो ठीक है, आज रहने देते हैं और इसको क्या कीजिएगा अच्छा से पढ़िए और कंटिन्यू रहिए और आप जो हैं एकदम एनर्जेटिक होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। एनर्जेटिक जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। पास तो हो ही जाएंगे, पास होना बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना बड़ी बात होती है। ओके तो ठीक है, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी अच्छा फिजिक्स का फैकल्टी मिल सके, ठीक है ना। तो हम फिजिक्स पूरा पढ़ाएंगे यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए। और आप लोग को यदि कुछ किसी चीज़ में डाउट हो, आप बोलिए कि हमको इस चीज़ में डाउट है, हमको इसको क्लियर कीजिए, तो हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। वीडियो उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है।